ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने लग गई थी। अ, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर। आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? जी मैम, आ रही है। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैलिडिटी, रिसर्च वैलिडिटी है उस वहाँ तक स्टडी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी के बारे में। मटेरियल आप सबको मेरा मिल गया है। तो रिलायबिलिटी जो है वो वैलिडिटी हमने पढ़ा था कि वैलिडिटी का जो असल जो डेफिनेशन है वो ये है कि जिस पर्पस के लिए हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या हमारी रिसर्च उस पर्पस को फुलफिल कर रही है या नहीं, हमारे उस वो मकसद हासिल हो रहा है या नहीं, वो वैलिडिटी कहलाता है। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी ये है कि जो भी हमने स्टडी की है, क्या उसके रिजल्ट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम या जितनी जब भी हम उस स्टडी को अप्लाई करके देखें तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट आते हैं, सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो जो भी स्टडी कंसिस्टेंट होगी, स्टेबल होगी, वो स्टडी रिलायबल कहलाएगी। तो रिलायबिलिटी के जो कुछ हैं, कुछ टाइप्स हैं, उसमें टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी और केआर मेथड, एक क्यूडर रिचर्डसन मेथड है, वो रिलायबिलिटी के साथ काफ़ी फेमस है। तो उसको भी हम देखेंगे क्या होता है। स्टूडेंट्स बहुत लेट ज्वाइन करते हैं और वो मुझे डिस्टरबेंस होती है, बार बार उन्हें अलाउ करना होता है। प्लीज़ आप लोग टाइम का ख्याल रखा करें। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है कि एक टेस्ट हमने लिया, उसकी उसको चेक किया, देन हमने उसी टेस्ट को अगेन कंडक्ट किया, रीटेस्टिंग की, फिर उन दोनों के रिज़ल्ट्स को आपस में चेक किया। तो रिज़ल्ट्स अगर उनके सेम ही आ रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, स्टेबल हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो वो टेस्ट है वो रिलायबल है। ठीक है, ये एक मेथड है रिलायबिलिटी चेक करने का, टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी। जो टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी होते हैं, ये एक ही टेस्ट होता है, सेम टेस्ट होता है, और ग्रुप जो होता है स्टूडेंट्स का या लोगों का वो भी सेम ही होता है। जस्ट सिर्फ यहाँ पर टाइमिंग का फ़र्क होता है, यानी हम डिफरेंट टाइम में उसी टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं। लोग भी सेम हैं। फॉर एग्जांपल, हम दो तरह के टेस्ट लेते हैं। एक प्री टेस्ट लेते हैं स्टडी से पहले, एक हम पोस्ट टेस्ट लेते हैं। दोनों टेस्ट होते सेम ही हैं, मोस्टली सिचुएशन में सेम टेस्ट होते हैं, जस्ट हम उसे कंडक्ट कर रहे होते हैं एक पहले और एक बाद में, देन हम चेक कर रहे होते हैं। तो अगर तो उन दोनों टेस्ट का जो है अच्छे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं, तो इसका मतलब है वो टेस्ट रिलायबल था आपका। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने नहीं पहले जो प्री टेस्ट था वो ज़्यादा अच्छा आया है और जो पढ़ाने के बाद पोस्ट टेस्ट आया है उसके जो पहले टेस्ट के साथ कोरिलेशन वो नीचे जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट रिलायबल नहीं था। ठीक है, ये समझ में आ गया टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इसे टेस्ट ओवर। मैम, एक क्वेश्चन था प्लीज। जी जी। मैम, ये क्वेश्चन ये था कि जैसे अब एक टेस्ट लिया है और स्टूडेंट ने फिर बाद में उसकी तैयारी अच्छे से कर ली है ठीक है, और वही टेस्ट सेम हुआ है और वो उसके मार्क्स से ज्यादा बेटर आ गए हैं, तो फिर वो टेस्ट की रिलायबिलिटी पे होगा या स्टूडेंट की एफिशिएंसी पे? वो हमारे वेरिएबल पर होगा। जो हम वेरिएबल पर स्टडी करने जा रहे थे ना, तो जी। वो हम उसका इफ़ेक्ट चेक कर रहे थे, तो वो रिज़ल्ट्स हमारे उस वेरिएबल के पता चलेंगे कि हमारा जो हमने उनको उनको जिस वे से पढ़ाया और बाद में हमने कंडक्ट किया, अगर तो रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो स्टडी करने जा रहे थे, वो हमारी काम कर रही है। अगर हम टेस्ट की एग्ज़ाम्पल्स लें, तो कहने का मकसद, प्री एंड पोस्ट टेस्ट की एग्ज़ाम्पल देने का जी। मकसद ये था कि अगर एक टेस्ट में स्टूडेंट ने अच्छे नंबर लिए हैं, तो कुछ टाइम के बाद सेम उसी टेस्ट को हम दोबारा कंडक्ट करवाएँ और वो स्टूडेंट अच्छे ही उसमें रहे, अच्छे ही वे में उसे अटेम्प्ट करे, अच्छे मार्क्स ले। तो इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट मतलब रिलायबल है। ठीक है, यानी और टाइम टू टाइम या जी। ओवर टाइम हमने टेस्ट कंडक्ट करके देखा है, तो स्टूडेंट इंक्रीज यानी आगे की तरफ ही जा रहा है। ऐसे नहीं है कि एक टेस्ट में ऊपर है और एक में नीचे है, डिसबैलेंस नहीं हो रहा। ठीक है, यस मैम।
ओके, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं इसे, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी की एक सिंपल सी एग्जांपल है वर्जन सिस्टम। जो पेपर्स में हमारा वर्जन सिस्टम होता है कि टेस्ट एक ही होता है, यानी उसका जो फॉर्म होती है टेस्ट बनाने का जो वे है वो सेम ही होता है, जस्ट उनको वर्जन डिफरेंट कर दिए जाते हैं। अब वर्जन करने का मकसद, अब कई तरीके होते हैं वर्जन डिफरेंट करने के भी, कि क्वेश्चंस की तरतीब चेंज कर दी जाती है। आपने देखे होंगे एनटीएस में भी वर्जन्स होते हैं बच्चों के स्कूल्स मैम में। पैक में भी ऐसे ही होता है, पैक एग्जाम्स जो हाँ होते जी, रहे पैक हैं में उनमें एलएसए भी और है। एसबीए वाले जो एग्जाम्स हुए थे उनमें भी ऐसे ही वर्जन थे। तो अभी अभी स्कूल लेवल पे भी बाकी क्लासेस के भी जो पेपर ऑनलाइन जनरेट करते हैं वर्जन्स होते हैं, तो वो भी ऐसे ही होते हैं। कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट भी होते हैं, कुछ की सीक्वेंस चेंज होता है। तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म का मतलब भी यही है कि मैम जो मैट्रिक और एफएससी के पेपर्स होते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप, जी वो भी सारे इसी तरह हाँ जी, शफल्ड होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सीक्वेंस होती है डिफरेंट। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये होती हैं इक्विवेलेंट फॉर्म, यानी कि उनका जो फॉर्म है टेस्ट का वो सेम होता है, ठीक है? एक ही तरह के, एक ही किस्म के वो टेस्ट होते हैं और हम वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है? स्टूडेंट से। स्टूडेंट्स हो गए पीपल, हम उनसे वो उस फॉर्म के टेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो उसके बाद हम उन आपस में उनके जो रिज़ल्ट्स आते हैं, उनको हम आपस में कोरिलेट करते हैं। अगर दोनों अगर स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल देखना है, तो अगर तो स्टूडेंट ने जो वर्ज़न 1 है, उसको भी अटेम्प्ट किया है तो अच्छे मार्क्स रहे हैं उसके, और वर्ज़न 2 है उसको भी अटेम्प्ट किया है तो अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो इक्विवेलेंट फॉर्म या पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी थी, वो परफेक्ट है, ठीक है? रिलायबल है वो। जो वर्ज़न्स हैं वो रिलायबल हैं। ये वर्जन तो हमारे पास बाद में पहुँचते हैं, उससे पहले इसी टाइप की रिसर्च हो चुकी होती है उन पर। उनकी रिलायबिलिटी इन्हीं तरीकों से चेक की जा चुकी होती है कि इक्विवेलेंट फॉर्म किस लिहाज से भी रिलायबल होगा कि अगर उनका डिफ़िकल्टी लेवल हर वर्जन का सेम हो। ऐसा ना हो कि एक वर्जन टफ़ आया है, एक वर्जन जो है वो ईज़ी आया है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म और पैरेलल फॉर्म का जो मतलब है वो यही है कि मतलब डिफरेंट वर्जन्स में टेस्ट को या डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिज़ाइन किया जाए और फिर उन्हें स्टूडेंट से कंडक्ट किया जाए, उसके बाद उसकी रिलायबिलिटी को चेक किया जाए। क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम मैम, ये समझ नहीं आया, दोबारा बताइएगा। इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी की अगर सिंपली आप वर्जन सिस्टम को जहन में रख लें कि ऑब्जेक्टिव पेपर में वर्जन्स होते हैं, एनटीएस के भी ऐसे ही हैं, उनकी जो बुकलेट्स होती हैं वो डिफरेंट कलर्स की जो होती हैं, उनका जो वो होते जो टेस्ट हैं वो सेम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन सेम्स और उनका सीक्वेंस चेंज होता है, ठीक है? ठीक है मैम। डिफ़िकल्टी लेवल उनका सेम ही होता है। ऐसे नहीं होता कि जिसके पास वर्ज़न ए आया या पिंक कलर की कॉपी आई है तो उनका टफ़ था टेस्ट, ऐसा नहीं होता। वो फॉर्मेट के लिहाज से सेम चीज़ें होती हैं, जस्ट सीक्वेंस चेंज होता है उनका। सिर्फ़ स्टूडेंट को ये डिफ़रेंशिएट करने के लिए कि वो एक डिफ़रेंट तरह का टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम उस इसी इक्विवेलेंट फॉर्म यानी 2 सेम नोइयत के जो टेस्ट हैं, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाज़मी नहीं होता कि सीक्वेंस ही चेंज है, उसमें कोई आइटम डिफरेंट भी डल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ही नज़म या ग़ज़ल के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक में उसका नाम पूछा जा रहा है, तो दूसरे में उसका शायर पूछा जा सकता है, ठीक है? यानी सेम चीज़ें मिलती-जुलती होती हैं। वो भी इक्विवेलेंट फॉर्म कहलाता है टेस्ट। अगर वो 2 टेस्ट आप सेम स्टूडेंट से कंडक्ट करेंगे, एक ही फॉर्म के टेस्ट, अगर स्टूडेंट उन दोनों टेस्ट को, दोनों फॉर्मेट के टेस्ट को अटेम्प्ट करता है अच्छे उसमें अच्छे मार्क्स लेता है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों टेस्ट रिलायबल थे, कि दोनों ने सेम रिज़ल्ट्स दिए हैं। समझ आ गई है ना? आप चैप्टर 1 जी का मैम। एक टेस्ट डिज़ाइन 2 तरह के टेस्ट डिज़ाइन करेंगे चैप्टर 1 के। ठीक है? एक में एक ही फिल इन द ब्लैंक्स है, उसका मकसद उसका भी जवाब एक ही है। दूसरे में उसी फिल इन द ब्लैंक्स के आप अल्फ़ाज़ चेंज करके लिख देंगे। इस तरह के 2 डिफरेंट वर्ज़न तैयार करेंगे और वही उन्हीं वर्ज़न्स को आप एक सेम स्टूडेंट से ही अटेम्प्ट करवाएँगे। चैप्टर वही 1 था, वो तैयार 1 चैप्टर ही करके आया। अगर तो वो दोनों वर्ज़न्स उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से कि वो वर्ज़न डिफरेंट थे, वो बच्चा अच्छा अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो दोनों फॉर्म्स थे वो रिलायबल थे। क्लियर है? यस मैम। मैम यस अगर हम मैम। यस मैम।
जी, चैप्टर नंबर 1 है, मटेरियल सेम है, जी, लेकिन हम उसके दो टेस्ट इस तरह बनाते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव है। जी। ये भी इसमें आएगा? अगर हम इस तरह बनाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है, ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ठीक है मैम, फॉर्मेट सेम होना चाहिए फॉर्मेट मतलब सेम हो जाए। इक्विवेलेंट फॉर्म और पैरेलल फॉर्म का मतलब ये है कि उनका जो फॉर्म या मतलब स्टाइल है ना, डिज़ाइन है, वो सेम होना चाहिए। आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। मैंने जिस तरह एग्जांपल दिया आपको कि अगर आप एक में गज़ल का नाम पूछ रहे हैं तो दूसरे में गज़ल, उसी गज़ल का शायर पूछ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके का वो चेंज कर सकते हैं आप क्वेश्चंस। लाज़मी नहीं है कि क्वेश्चन सेम हो और सिर्फ़ तरतीब आपने चेंज कर दी हो, लाज़मी नहीं है। आप उनका थोड़ा-सा फ़ॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एमसीक्यूज़ हैं तो एमसीक्यूज़ ही रखें, ठीक है? जी मैम, ओके। ओके। आगे है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो होती है, ये और जो है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी अक्सर औक़ात मिक्स कर दी जाती है, ठीक है? इक्विवेलेंट हाफ भी इक्विवेलेंट जो फॉर्म है उसमें भी थोड़ा-सा ना ऐसा आता है जैसे 2 टेस्ट साथ-साथ। स्प्लिट हाफ में ज़हन में आता है कि जैसे टेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। स्प्लिट हाफ का माइंड में ये रखें कि टेस्ट डिवाइड नहीं होता, ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? फिर उनसे वो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, फिर उन 2 ग्रुप्स की आपस में कोरिलेशन चेक की जाती है कि उनकी टेस्ट को अटेम्प्ट करने की मतलब क्या कितना अच्छा अटेम्प्ट किया। दोनों ग्रुप्स में सेम वे में ही अच्छे में ही गए हैं या दोनों ग्रुप्स में मिक्स स्टूडेंट्स रहे हैं। तो अगर तो रिज़ल्ट्स उनके कोरिलेशन जो है आपस में मतलब ठीक होती है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो स्प्लिट हाफ वे रिलायबिलिटी चेक करने का अडॉप्ट किया था वो आपका मतलब 100% रिलायबिलिटी शो कर रहा है। समझ आ रही है बात? यानी मीन्स के दोनों ग्रुप की जो हुँ। मार्क्स हैं वो मैच कर रहे हो तो फिर रिलायबल है। हाँ जी। आंस मैच कर रहे हो या रिज़ल्ट्स मिलते-जुलते हों, ठीक है? रिजल्ट मतलब मार्क्स एक जैसे हों मार्क्स एक जैसे या हों। थोड़ा अगर बहुत डिफरेंस हो। अगर 4-4 आपने ग्रुप डिवाइड कर दिया 4-4 में 2 मतलब स्प्लिट जी हाफ में डिवाइड कर दिया, तो 4 में से अगर एक बच्चा उधर फेलियर मतलब टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सका, तो एक वहाँ भी नहीं कर सका, तो इसका मतलब है इस लिहाज से भी कॉमन रही है चीज़ ना। और अगर वहाँ पर से बाकी 3 बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं और उस ग्रुप में भी 3 के बहुत अच्छे मार्क्स रहे, तो इसका मतलब है कि जो आपने इसमें ये रिलायबिलिटी चेक करने का जो वे अडॉप्ट किया है, इसमें आपकी रिलायबिलिटी 100% आ रही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप को वही टेस्ट बहुत मुश्किल लगा, वो सारे फेल हो गए और एक ग्रुप को वो बहुत मतलब टेस्ट बहुत अच्छा कंडक्ट उन्होंने दिया और उन सब के मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं, तो वो बिल्कुल वो डिसबैलेंस वाली सिचुएशन नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब भी यही होता है कि वो दोनों हर सिचुएशन में जो आप 2 चीज़ों के दरमियान कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, उनमें स्टेबिलिटी दिखाए, ठीक है? कंसिस्टेंट रिज़ल्ट्स दिखाए। एक में अगर बढ़ रहा है तो दूसरी साइड से भी बढ़े, ठीक है? पॉजिटिव कोरिलेशन हो और ऐसे ना हो कि एक साइड के रिज़ल्ट्स आपके डाउन आ रहे हैं उसी टेस्ट के और एक के आपके अप आ रहे हैं। क्लियर है? बस स्प्लिट हाफ जो होती है वो यस सिंपल ये मैम। होती है कि आप ग्रुप को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर उनसे टेस्ट लेते हैं, ठीक है? और इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी ये होती है कि आप 2 टेस्ट होते हैं, लेकिन सेम स्टूडेंट से लेते हैं। क्लियर है? जी अच्छा, एक और यहाँ पर मैंने स्लाइड्स में ऐड नहीं किया हुआ है, एक होती है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। रेटर कहते हैं जो ऑब्जर्वर हो, ठीक है? या जिन्होंने रेटिंग करनी हो, रेटिंग देनी हो, बाद में जिन्होंने आपको फीडबैक देना हो, ठीक है? तो इंटर मीन्स के आपस में या बाहमी के मीनिंग में आया था। इंटर रेटर रिलायबिलिटी ये होती है कि इसे इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी कहते हैं। मेरे मटेरियल में ऐड है ये, लेकिन यहाँ स्लाइड में ऐड नहीं है, पता नहीं क्यों, मैं कर लूँगी बाद में ऐड। इंटर रेटर रिलायबिलिटी को इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि डिफरेंट जो लोग हैं वो हमारे मतलब उस चीज़ को जिसकी रिलायबिलिटी चेक करने जा रहे हैं, चाहे वो टेस्ट है, उसको ऑब्जर्व करते हैं या उसको अटेम्प्ट करके देखते हैं। उसके बाद वो अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी फीडबैक है या चाहे उनके रिजल्ट्स हैं, उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं
अगर तो तमाम ऑब्जर्वर्स या तमाम टेस्ट सोल्व करने वाले जो हैं उन सब के जो भी चीज़ें हैं आंसर्स हैं वो सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके उस टेस्ट में इंटर रेटर रिलायबिलिटी पाई जाती है। क्लियर है? जस्ट ये टेस्ट जो है आप डिफरेंट लोगों से कंडक्ट करते हैं, टेस्ट सेम ही होता है, वो चीज़ सेम ही होती है जो आप चेक करवाने जा रहे हैं, लेकिन वो तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं या वो तमाम लोग हैं उनके फीडबैक या उनकी आउटपुट को देखने के बाद आप फैसला करते हैं कि ये रिलायबल है या नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम इसमें हम जो मतलब ये जो बच्चे देते हैं पेपर बोर्ड के या यूनिवर्सिटी के, उनको रीचेक भी कई बच्चे करवाते हैं, ये उसमें आ सकता है? नहीं, वो रीचेकिंग एक अलग चीज़ है। जी रीचेकिंग तो अलग चलिए, चीज़ है। जी ठीक है। ओके, उसके मैम बाद जैसे एक टेस्ट आता है और वो स्टूडेंट जो है ना बाहर आके डिस्कस भी होता है कि टेस्ट इजी था, सबको वो इजी लग रहा होता है, तो वो डिफरेंट लोग, तो फिर वो रिलायबल होगा, वो मतलब रिलायबल एक तरह टेस्ट की ऑब्जर्वेशन होगी सबकी। बिल्कुल ऐसे ही है, वो रिलायबल टेस्ट होगा। लेकिन वो हम उस टेस्ट को अनरिलायबल नहीं कह सकते जो जी थोड़ा सा फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को अब लाजमी नहीं होता सबको सब कुछ आता है, एक स्टूडेंट को उस टेस्ट में से कोई सा एक क्वेश्चन नहीं आता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। ठीक है, वो नंबर ज़रूर लेगा, बस थोड़े से कम ले लेगा, एवरेज में ले जी लेगा। ठीक है, आगे हम मेजर डिफरेंस ना हो। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ऐसे ना हो कि एक साइड ओके। से तो बिल्कुल हमें ज़ीरो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं और एक साइड से हमें रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, वो टेस्ट रिलायबल नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, हम आगे पढ़ेंगे डिफ़िकल्टी इंडेक्स और फैसिलिटी इंडेक्स वगैरह, तो उसमें उसमें एक अच्छा टेस्ट उसे ही कहा जाता है कि जिस टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल जो हो वो 30 टू 70 के दरमियान हो। ठीक है, जो लोअर देन 30 होता है उसका मतलब ये है कि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई था। ठीक है, यानी टेस्ट बहुत टफ था जिसकी वजह से 30% से लेस मार्क्स आए हैं। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, ऐसा ही होता है ना, अगर स्टूडेंट सबकी बार 9th का रिजल्ट बहुत डाउन आया है तो इसका मतलब हम यही समझ सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई था टेस्ट का, या फिर जो है मार्किंग सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था। उसके अलावा जो है अगर 70 से अबव आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत कम था, यानी कि बहुत ईज़ी पेपर था कि हर बच्चे के लिए आसान था 70 प्लस लेना। इसलिए कहते हैं 30 टू 70 के दरमियान वाला जो लेवल है टेस्ट डिज़ाइन करने का वो परफेक्ट है। हमें डिफ़िकल्टी लेवल उसी अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही मेरी आवाज़? आ रही है मैम। मैम आ रही है। मैम आपकी आवाज़ क्लियर है। ओके, आप अपनी साइड से चेक करें कि शायद कोई इशू हो। अब भी नहीं आ रही है आपको मेरी आवाज़? नेटवर्क इशू हो जाता है उनकी मैम। साइड पे नेटवर्क इशू होगा। ओके, आगे हम अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वाली एक छोटा सा सवाल पूछना था। जी जी मैम जो ये हम फील्ड में रिसर्च करवा रहे होते हैं अपने किसी पेशेंट से या कोई भी हमारे वर्कर होते हैं जी फील्ड में जो परफॉर्मर्स हम ले रहे होते हैं उनसे उनकी थॉट्स ले रहे होते हैं, हमारा मतलब परफॉर्मर एक ही होता है, तो आप इसको हम कह सकते हैं कि इंटर रेटर रिलायबिलिटी है कि आपके ऑब्जर्वर तो डिफरेंट है लेकिन एज उनकी सेम है, आपका टेस्ट मतलब जो आप लेना चाह रहे हैं वो सेम है, हम्म लेकिन उनकी जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट हैं, हर एक की अपनी है, वो इसमें आ सकती है वो रिलायबिलिटी? इंटर रेटर रिलायबिलिटी हम चेक करना चाह रहे हैं, आप उसको इंटर रेटर में ले सकते हैं कि डिफरेंट जी ऑब्जर्वर मैम, इंटर की बात कर रही हूँ जी मैम। हाँ, लेकिन अगर उन सब की डिफरेंट आ रही हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सब्जेक्ट की ना इम्पोर्टेंस चेक करना चाह रहे हैं। अब एक आपको रिज़ल्ट दे रहा है चेक करके या अपने मतलब जो उसने ऑब्ज़र्व किया उसके मुताबिक एक कह रहा है कि ये बिल्कुल भी जो है सब्जेक्ट है काम का नहीं है, और एक आपको बिल्कुल उसके ऑपोज़िट दे रहा है कि ये सब्जेक्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ पर रिलायबिलिटी खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो वो इंटर रेटर रिलायबिलिटी है वो काम नहीं आ रही है आपके, यानी आप चेक नहीं कर पा रहे हैं।
वहाँ हाँ, ये हो सकता है कि मेजॉरिटी कह रही हो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और चंद एक लोग कह रहे हों कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे मतलब उसके राय के मुताबिक। तो वहाँ पर तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेजॉरिटी जो ज़्यादा रिज़ल्ट्स जो आपके जो कह रहे हैं, तो उसमें चंद एक को फिर आप इग्नोर कर देते हैं। फिर आप यही फ़ैसला करते हैं कि ये रिलाएबल है। ठीक है? जी मैम, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट हम केआर मेथड है, हम क्यूडर रिचर्डसन का मेथड है। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। इसके भी जिस तरह हर एक चीज़ के डिफरेंट वर्जन्स या डिफरेंट स्टाइल्स बनाए थे, तो केआर क्यूडर रिचर्डसन जो है इन्होंने अपने मेथड को भी बार बार रिफाइन किया था। तो अब जो इनका लेटेस्ट ये यूज़ होता है फार्मूला इस केआर मेथड का, ये KR20 यानी KR20 के नाम से होता है। तो ये जो इससे रिलेटेड सिर्फ जस्ट इतना ही पूछा जाता है कि केआर मेथड मतलब किस लिए यूज़ होता है, तो ये भी रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो जस्ट बाइनरी रिजल्ट होते हैं। बाइनरी मीन्स के दो वे में बस आप आउटपुट दे सकते हैं, या यस नो में, राइट रॉन्ग में। ठीक है, इस टाइप के आंसर्स दे होते हैं बस आपके। तो ये इसका फार्मूला है, वो मैं बाद में आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो वो यहाँ लिखा नहीं जा सकता तो मैं वो शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसका फार्मूला भी इतना मतलब ज़्यादा नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको क्यूडर रिचर्डसन मेथड का पता होना चाहिए जब भी इसका ज़िक्र हो कि ये रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये क्यूडर रिचर्डसन का एक मेथड था, आजकल KR20 के नाम से है ये मेथड। और ये चेक करता है कि जो भी आपके टेस्ट थे उनके रिजल्ट्स कितने कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, या मतलब वो अच्छे हैं भी या नहीं, डिज़ाइन हुए या नहीं। ठीक है, बस जस्ट ये इसी मकसद के लिए यूज़ होता है, और इतना ही आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये रिलायबिलिटी का हमारा टॉपिक था। आगे नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अगर आप मीनिंग के लिहाज से हाइपोथेसिस को देखें तो सिंपल ये हमारी अजम्पशंस, हमारे आइडियाज़ या हमारी थिंकिंग्स होती हैं, जिनको बेस बनाकर हम कोई स्टडी करने जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास किसी प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है। प्रॉब्लम होगी तो हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा कलेक्शन करेंगे और देन उसकी बेस पे हम आंसर्स फाइंड करेंगे। तो हाइपोथेसिस भी असल में वही उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपका एक मफरूज़ा होता है जो आप माइंड में रख लेते हैं। आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आप स्टडी करने जा रहे हैं कि इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी है। तो आप हाइपोथेसिस ऐसे क्रिएट करते हैं कि आप अपने माइंड में रख लेते हैं कि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। बस आपने ये एक स्टेटमेंट है, इसको फ़र्ज़ कर लिया है कि ये स्टेटमेंट है। आपने इसको आगे फ़र्दर देखना है कि क्या आपकी ये स्टेटमेंट, आपकी ये अज़म्पशन, आपका ये हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है। उसकी बेस पे आप सारा फिर आगे स्टडी करते हैं। ठीक है? हाइपोथेसिस क्लियर हो गया आपको? यस मैम। यस मैम। जो रिसर्च हाइपोथेसिस एक सिंपल हाइपोथेसिस है, वो तो एक अजम्पशन, एक आइडिया आपके अपने माइंड की कोई एक किस्म की समझने की तरह होती है, बस आप माइंड में फर्ज कर लेते हैं। अगर रिसर्च हाइपोथेसिस की बात करें तो सिंपली वो अजम्पशंस हैं जो आप किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में। अब हाइपोथेसिस की कुछ टाइप्स हैं और कुछ फॉर्म्स भी होती हैं हाइपोथेसिस की। अब हम पहले टाइप्स पढ़ते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस होते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव और कैजुअल। ये सेम है दोनों, एसोसिएटिव और कैजुअल हाइपोथेसिस होते हैं। यहाँ अलग पॉइंट हो गया लेकिन ये सेम चीज़ है ऑलमोस्ट। अच्छा जी, सिंपल हाइपोथेसिस, सिंपल एक स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने फ़र्ज़ कर लिया था कि जी इंग्लिश है वो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है स्टूडेंट के लिए। तो ये सिंपल हाइपोथेसिस है मेरी, वो सिंपल स्टेटमेंट या सिंपल अजम्पशन जिसमें किसी भी किस्म का क्वेश्चन नहीं है, किसी भी किस्म की नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, किसी भी किस्म का रिलेशनशिप नहीं है। जस्ट एक सादी स्टेटमेंट जो होगी वो सिंपल स्टेटमेंट कहलाएगी, जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, अब मैंने जो लाइंस बोली हैं कि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर लर्नर्स,
तो इसमें जो है मैं एज़ इंडिपेंडेंट सैंपल किसे यूज़ कर रही हूँ? मेरा इंडिपेंडेंट सैंपल कह रही हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन-सा है इसमें? English. इंग्लिश, ठीक है? उस सब्जेक्ट को के जो इम्पोर्टेंस है, वो मैं एज़ इंडिपेंडेंट यूज़ कर रही हूँ। डिपेंडेंट क्या है? लर्नर्स हैं, लर्नर की प्रोग्रेस है, ठीक है? जिसे मैं चेक करना चाह रही हूँ। तो एक ही वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उन पे स्टडी करने जो जा रही हूँ, सिंपल जो मैं स्टेटमेंट बना रही हूँ, सिंपल हाइपोथेसिस कहलाता है, ठीक है? क्लियर है? अब मैंने अपने मटेरियल में एग्जांपल दी हुई है एक सिंपल हाइपोथेसिस की, इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल यू विल लूज वेट फास्टर, ठीक है? यानी आप अगर जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएंगे उतनी जल्दी आपका वज़न कम होगा, ठीक है? अब इसमें वेजिटेबल्स का जो इफ़ेक्ट है वो वेट पे जा रहा है, तो एक ही सिंगल ही इंडिपेंडेंट है और सिंगल ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके दरमियान आप स्टडी कर रहे हैं, उनका बता रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सिंपल हाइपोथेसिस है। अब कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 2 या 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हों, उनके दरमियान मतलब हम स्टडी करें या कोई हाइपोथेसिस बनाएँ तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इंग्लिश के साथ एक और सब्जेक्ट ऐड कर दूँ, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लर्नर्स एंड फॉर सोसाइटी, ठीक है? मैंने 2 वेरिएबल शामिल कर दिए हैं इंडिपेंडेंट और 2 डिपेंडेंट शामिल कर दिए हैं। इस तरह की एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की जो स्टडी वो उसमें हम जो हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे वो कॉम्प्लेक्स कहलाएँगे। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस होता है जो आपको पढ़ते ही डायरेक्शन देता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह दूँ कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बल्कि इस एग्जांपल से ज़्यादा बेटर है कि मैं डायरेक्शनल का आपको ये एग्जांपल दूँ कि उसकी स्टेटमेंट के दरमियान ना देन यूज़ होता है, THAN, यानी इसके मुकाबले में वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल्स रादर देन जंक फूड्स यू विल लूज़ योर वेट फास्टर, ठीक है? तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन दे रही हूँ कि जंक फूड अच्छी नहीं है, लेकिन जो है वेजिटेबल्स अगर यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा जल्दी वेट वो करेंगे, लॉस करेंगे, ठीक है? समझ में आ रही है बात मेरी? अब स्टेटमेंट पढ़ के मुझे जी डायरेक्शन खुद मिल रही है। मैम, आपकी बात काट रही हूँ, इसमें मोर और लेस के वर्ड्स भी अगर आ जाएं तो वो भी हाँ, डायरेक्शनल ही मोर और होता है। लेस के भी आ जाएँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं यानी इस वेरिएबल का जो इफ़ेक्ट है वो मोर देन दिस वेरिएबल, यूँ कह दें तो हमें थोड़ा-सा यानी हम हिंट दे रहे हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने हाइपोथेसिस को या अपनी स्टडी को कि जो यानी आपने माइंड में फ़र्ज़ किया है, असम्पशन है, जो भी आपका मतलब हाइपोथेसिस है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि ये उससे ज़्यादा बेहतर है। तो वो डायरेक्शन पहले ही दे रहे हैं हम, बाद में हम स्टडी करेंगे उस पे, ठीक है? तो वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाएगा। क्लियर है आपको? ये बहुत ईज़ी है, जी नाम से ही पता चल रहे हैं। जी। नॉन डायरेक्शनल, ऑपोज़िट टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ऐसी स्टेटमेंट्स जिसमें बिल्कुल भी डायरेक्शन ना मिले, ठीक है? बस सिंपल ये जी कहें मैम, रिलेशनशिप तो हमें पता हो कि ये रिलेशन है इसमें, लेकिन क्यों हो कैसे हो ये ना पता हो, वो हाँ जी, नॉन बिल्कुल, डायरेक्शनल। बिल्कुल। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम सिंपल ये कहें कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है? इन 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। अब हमें ये ना पता चले वो रिलेशनशिप पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, वो अच्छा इफ़ेक्ट डाल रहा है या बुरा इफ़ेक्ट डाल रहा है, तो कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, लेकिन सिर्फ़ ये स्टडी हमारी ये कह रही है कि हमने इन दोनों का रिलेशनशिप चेक करना है, ठीक है? तो वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाएँगी स्टेटमेंट्स, ठीक है? नल हाइपोथेसिस सिंपली नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हम पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, अपनी हर स्टेटमेंट को हम नेगेटिवली शो करते हैं। हम ये आप ये समझ लें कि हम रिसर्च को जहाँ सीधे तरीके से करने जा रहे हैं वहाँ पर हम हाइपोथेसिस को उल्टे तरीके से अज्यूम कर लेते हैं। अब मैंने जो रिसर्च की थी उसमें मैंने नल हाइपोथेसिस यूज़ किए थे कि मैंने अपनी स्टडी में सिंपली पहले फ़र्ज़ कर लिया था कि इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है?
तो इस तरह की जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होंगी, हम नेगेटिव मतलब हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, वो नल हाइपोथेसिस कहलाते हैं। क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. और ये नल हाइपोथेसिस है, इसका एक सिंबल होता है जो कि उसमें यूज़ होता है, एच नॉट का साइन होता है, एच और एक ज़ीरो या ओ की शेप होती है, एच नॉट कहते हैं उसे। तो नल हाइपोथेसिस कहा जाता है उसे। अगर एक से ज़्यादा हमारी स्टडी में अगर एक ही हाइपोथेसिस है तो हम उसे सिंपल एच नॉट लिख के आगे लिखते हैं, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर एक से ज़्यादा हैं तो फिर हम लिखेंगे एच नॉट छोटा सा 1, एच नॉट 2, एच नॉट 3, इस तरह करके आगे अपने नल हाइपोथेसिस की तादाद मेंशन करते जाएंगे साथ साथ और लिखते जाए। क्लियर है? मैम जीरो हाइपोथेसिस इसको कहते हैं? हाँ जी, ये अभी इंटरव्यू का भी रिसेंटली क्वेश्चन है कि पैनल ने एक स्टूडेंट से ये पूछा था कि ज़ीरो हाइपोथेसिस क्या होता है? सिर्फ़ ये चेक करने के लिए कि वो क्या जवाब देता है। तो कैंडिडेट ने खैर उसके माइंड में उसने भी तुक्के से ऐसे जवाब दिया क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है ऐसा ज़ीरो हाइपोथेसिस। तो उसने कहा कि सर नल हाइपोथेसिस को, तो उन्होंने कहा गुड, यानी उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया क्योंकि रॉन्ग आंसर जो दे रहे थे वो उसको उसी टाइम एक्सप्लेन कर देते थे। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि ज़ीरो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को कह सकते हैं। और ये वाक़ई में ही किसी बुक्स में या किसी में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो अभी हमें उनकी एज तक पहुँचने में भी शायद डबल या ट्रिपल टाइम लगेगा, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग थे। तो इसलिए वो हम मुझे खुद ये क्वेश्चन सुन के हैरत हुई थी, लेकिन उन्होंने नल हाइपोथेसिस को ज़ीरो हाइपोथेसिस कहा था। ठीक है? अच्छा जी, एसोसिएटिव एंड कैज़ुअल हाइपोथेसिस जो होते हैं, एसोसिएटिव और कैज़ुअल ये दोनों जो हैं नेम के लिहाज से अगर आपसे पूछे जाएँ, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस को आप इस तरीके से बताएँगी, दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन नेम का फ़र्क है। एसोसिएटिव को आप ऐसे बताएँगे कि 2 वेरिएबल्स आप उसमें उनकी आपस में एसोसिएशन को अज़्यूम कर लेते हैं, ठीक है? जो उन दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशन का को आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस या देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उनकी जो एसोसिएशन है वो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कहलाता है। कैजुअल हाइपोथेसिस वही कॉज एंड इफेक्ट से निकला है। आप 2 वेरिएबल्स के दरमियान को मतलब कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसे चेक कर लेते हैं कि एक की वजह से दूसरे पे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, ठीक है? वो इस तरह भी हो सकता है कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, या आप यूँ कह सकते हैं देयर इज़ एन इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएबल टू दिस, ठीक है? तो वो कैजुअल हाइपोथेसिस जो है वो कॉज एंड इफेक्ट से निकला है। ऐसा वेरिएबल जो कॉज एंड इफेक्ट वो के जो रिलेशंस हैं उनको चेक करे, उससे रिलेटेड कोई हाइपोथेसिस क्रिएट करें, वो कैजुअल हाइपोथेसिस कहलाता है। क्लियर है? मैम इसकी एक एग्जांपल मैं दूं? जी, जी दें। मैम इसकी ये भी एग्जांपल हो सकती है कि लैक ऑफ स्लीप लीड्स टू द लैक ऑफ अटेंशन। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, ये अब कॉज़ एंड इफ़ेक्ट कॉज़ेज़ को भी शो कर रहा है, उसके अलावा एसोसिएशन को जी भी मैम, शो कर और रहा उसके इफेक्ट को भी। है, जी। इफ़ेक्ट को भी कर रहा है। हाँ जी। अच्छा, उन 2 वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन भी बता रहा है, ठीक है? तो इसलिए मैंने इन 2 चीज़ों को कहा था कि तकरीबन सेम है, लेकिन ये सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की गेम है कि जस्ट सिर्फ़ आपने नेम को देखकर उसी वे में जवाब देना है। अगर एसोसिएटिव हाइपोथेसिस आपसे पूछा जा रहा है, तो एसोसिएशन को माइंड में रखना है, वहाँ कॉज़ एंड इफ़ेक्ट को माइंड में नहीं रखना। दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन या रिलेशनशिप को चेक करने के लिए। अगर कैज़ुअल की बात हो रही है, तो 2 वेरिएबल्स का कॉज़ एंड इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए जो हाइपोथेसिस क्रिएट किए जाएँ, ठीक है? हाँ जी, क्लियर है? Yes, ma'am, clear है। ओके। एक बार मैं ज़रा चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कभी ऐसा ना हो प्रॉब्लम हो जाए कोई। हो रही है। ओके। आगे है नल सॉरी फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की जो फॉर्म्स हैं उसका मतलब ये है कि एक किस्म की चीज़ें ये यही हैं जो हमने प्रीवियस स्टडी की है।
टाइप्स, लेकिन इन ये जो तमाम टाइप्स हैं ना, इनकी जो फॉर्म्स मेन हैं वो यही होती हैं कि एक नल फॉर्म होती है हाइपोथेसिस की, वही नेगेटिव स्टेटमेंट्स। डिक्लेरेटिव फॉर्म होती है जिसमें आप सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं अपने हाइपोथेसिस को। डिक्लेरेटिव में कौन सा आ सकता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं डिक्लेरेटिव में, और एसोसिएटिव आ सकते हैं, कैजुअल आ सकते हैं, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल आ सकते हैं, सिर्फ नल को हटाकर। नल जो है वो नल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी में सॉरी हाइपोथेसिस में आ जाता है। डिक्लेरेटिव फॉर्म जो होती है वो सिंपल वजाहती जुमले, ठीक है, कहना वो ये चाह रहे हैं कि ऐसे हाइपोथेसिस जो सिर्फ मतलब जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा हो, डिक्लेयर किया जा रहा हो, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ना हो, नेगेटिव के अलावा जितने भी हो डिक्लेरेटिव फॉर्म आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं, क्वेश्चन टाइप के मतलब जिस तरह रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चन फॉर्म के हाइपोथेसिस होते हैं। उनका जो फॉर्मेट होता है वो क्वेश्चन में होता है। फॉर एग्जांपल, इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जिसमें क्वेश्चन किया जा रहा हो वो क्वेश्चन फॉर्मेट कहलाता है। प्रिडिक्शन फॉर्म यही होता है कि हम वही सिंपल जो हाइपोथेसिस है हमने फ़र्ज़ कर लिया है, प्रिडिक्ट कर लिया है कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। असल जो फॉर्म्स होती हैं बेसिकली वो ये 4 होती हैं। नल होती है, डिक्लेरेटिव, क्वेश्चन फॉर्म और प्रिडिक्शन फॉर्म। आगे जो ये हैं ये टाइप्स हैं कि उनको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लिखेंगे तो उसमें देन, मोर देन, लेस देन, इस टाइप के वर्ड्स इंक्लूड करेंगे जिससे हमें डायरेक्शन मिले, ठीक है। क्लियर है अब आप लोगों को ये? यस मैम। ओके। अच्छा जी, अब आप हाइपोथेसिस किन-किन क्या सोर्सेज़ हैं जिसकी बेस पे आप अपने माइंड में कुछ चीज़ें जो है ना वो हाइपोथेसाइज़ कर लेते हैं? आप कल्चर, आपका जो सोसाइटी या कल्चर है, आप उसको देखते हुए आपके माइंड में सवालात पैदा होना शुरू होते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपने रिसर्च करनी है। अब जब आपको पता होता है आपने रिसर्च करनी है तो आप लोग इस कोशिश में लग जाते हैं कि आप कौन-सा टॉपिक बेस्ट, आपको कौन-सी एरिया लगता है जिस पे आपने स्टडी करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने इर्द-गिर्द देखेंगे पहले, अपने कल्चर में सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आप लें कि आपकी स्टडी अच्छी हो, रिसर्च कोई इंटरेस्टिंग सी हो। ऐसा ही है ना? सबसे पहले आप अपने इर्द-गिर्द देखते हैं, अपने कल्चर में देखते हैं प्रॉब्लम्स के क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट पे कर रहे होते हैं, कुछ लोग गुर्बत पे कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो हैं ड्रॉप आउट रेट पे कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के, जो कि हमारे मेजर सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं। तो एक सोर्स आपका हाइपोथेसिस क्रिएट करने का कल्चर होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशंस उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, आपके एक्सपीरियंसेस इंक्लूड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप टीचर हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से आपको ये अंदाज़ा हुआ है कि हमें कोई नया मेथड है क्लासरूम लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, उस पे आप स्टडी करने जा रही हैं। तो वो आप अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको कमी महसूस हुई है ना कि हमारे स्टूडेंट्स को जो है पुराना वही टीचर सेंटर्ड मेथड है, बस आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो कुछ यूनिक होना चाहिए, तो हमें एक्टिविटी सेंटर्ड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं अपना रिसर्च टॉपिक यही रखूँगी कि मैं एक एक्टिविटी मेथड है, उसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, उस पे रिसर्च करूँगी, उसके रिज़ल्ट्स देखूँगी, क्या वाक़ई वो बेनिफिशियल था या नहीं था। तो उसकी इस एक्सपीरियंस की बेस पे आप हाइपोथेसिस मतलब क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। कुछ थ्योरीज़ होती हैं साइंटिफिक जिनको आप सोचते हैं और आप कहते हैं कि इसको मैं चेक करके देखूँ। लाज़मी नहीं होता कि आप कोई नया टॉपिक क्रिएट करें, आप ऑलरेडी पहले से सर्च की हुई चीज़ों को भी रिसर्च कर सकते हैं। कुछ ऐसी थ्योरीज़ जो पहले के टाइम में इम्प्लीमेंट हुई थी, आप उसको अपने अपने न्यू सेटिंग्स में, चाहे वो एजुकेशनल एरिया की हो, चाहे वो पॉलिटिकल एरिया की हो, आप उनको ना इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो उन थ्योरीज़ की बेस पे भी आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। उसके अलावा पैटर्न्स दैट इन्फ्लुएंस द थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है? ऐसे जो आपके माइंड को ज़्यादा मतलब एरियाज़ हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो आपको ज़्यादा मतलब आपका जो इंटरेस्ट लेवल है उस साइड पे डेवलप हो रहा है। तो आप उन्हीं चीज़ों को अपनी स्टडी का पार्ट बनाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो हाइपोथेसिस के सोर्सेज़ होते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं,
लेकिन जब आपसे इस तरह पूछा जाता है कि सोर्सेज़ क्या होते हैं हाइपोथेसिस के, तो आप 1 मिनट के लिए कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो ये मैंने चीज़ें यहाँ ऐड इसलिए की हैं कि आपके माइंड में हो कि आप कैसे हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, आपके माइंड में ये चीज़ आती कैसे है। तो आप कल्चर के ज़रिए, अपनी ऑब्ज़र्वेशन, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपनी थ्योरीज़ के थ्रू, अपना जो है मेंटल या उसको देखते हुए कि आप किस चीज़ को ज़्यादा इजीली आप फोकस कर सकते हैं या किस चीज़ पे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। क्लियर है? जी मैम। ओके। नेक्स्ट है एजुकेशनल रिसर्च। सॉरी एजुकेशनल रिसर्च नहीं, नेक्स्ट है पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग। मैं जस्ट तो यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा सैम्पलिंग टेक्निक्स वाला, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो टाइप्स हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में रखेंगे। अब हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन एक ऐसे लोगों का मतलब ग्रुप है जिसमें आपका इंटरेस्ट है कि आप उस ग्रुप में ही अपनी रिसर्च या स्टडी को कंडक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट पीपल भी कहते हैं इसे, ठीक है? लेकिन अभी इन पे आप ये समझ लें, आप लोग कंप्यूटर में पढ़ा होगा आपने डेटा एंड इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। तो डेटा जो होता है वो आपका रॉ मटेरियल होता है, जिस पे अभी आपने कोई प्रोसेसिंग, कोई वर्क नहीं किया, अभी सिर्फ ऐसे ही रफली कलेक्ट किया, आपका रफ वर्क होता है। इन्फॉर्मेशन जब आप आखिर में प्रोसेसिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो आपको मालूमात मिलती है वो इन्फॉर्मेशन, वही डाटा फिर इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो पॉपुलेशन और जो सैंपल है उनका भी ऐसे ही है कि पॉपुलेशन एक ओवरऑल पूरा ग्रुप होता है, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो आपकी मतलब स्टडी का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने लोधरा के टीचर्स करने हैं, तो आपने लोधरा के पॉपुलेशन में प्राइवेट और पब्लिक तमाम टीचर्स को शामिल कर लेंगे। सैंपल क्या होता है? सैंपल आप उसमें से फिर रिफाइन कर लेते हैं, जो अपने इंटरेस्ट के लोग होते हैं जस्ट उन्हें उठाते हैं। तो अब मैं ये डिसाइड करती हूँ कि लोधरा के टीचर्स तो मैंने की पॉपुलेशन तो है, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ पब्लिक सेक्टर के टीचर्स ले रही हूँ, तो वो मेरा सैंपल बन जाएगा। क्लियर है? सैंपल जो होता है वो एक स्मॉल ग्रुप होता है जो हम पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? जी मैम। अब सैंपलिंग और सैंपल मैंने साथ लिखा है। आपको पता है आईएनजी के बाद चेंज हो जाती है उसकी सिचुएशन। तो अब आईएनजी ही लगने की वजह से ये कॉमन सा क्वेश्चन है, किया जाता है कि सैंपलिंग क्या होती है। तो कुछ लोग फ़ौरन से सुनते हैं और वो सैंपल के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, जबकि वो आपको यही चेक किया जा रहा होता है कि आप सैंपलिंग के बारे में बता रहे हैं, सैंपल के बारे में बता रहे हैं। सैंपलिंग वो प्रोसेस है, किसी भी चीज़ के साथ आईएनजी लगे तो आप उसको सबसे पहले ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि वो प्रोसेस, ठीक है? ये वो प्रोसेस है जिसमें आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में से, ठीक है? सैंपल को सिलेक्ट करने का प्रोसेस सैंपलिंग कहलाता है। सैंपल है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है जो हम पॉपुलेशन में से ड्रॉ करते हैं, और पॉपुलेशन है वो एक पूरा मतलब एक डिस्टिंक्ट ग्रुप है लोगों का, जिसमें से मतलब आपने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस तरह मैंने कहा टीचर्स हैं, तो हैं वो सब टीचर्स ही, लेकिन सैंपल में आके मैंने मज़ीद रिफाइन कर दिया कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर के टीचर्स हैं, ठीक है? और सैंपलिंग क्या है? वो प्रोसेस जिसमें मैंने उन तमाम टीचर्स में से सिर्फ पब्लिक के टीचर्स निकाल लिए हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो सैंपलिंग है मेरा, ठीक है? क्लियर है? मैम यस मैम। सैंपल सैंपल तो हो गया कि जो टीचर हमने यानी पॉपुलेशन ऑल टीचर में से सिर्फ पब्लिक टीचर पब्लिक सिलेक्ट ले किए लिए। हैं, वो सैंपल है। हाँ जी, वो सैंपल है। पॉपुलेशन है और ओवरऑल जस्ट सैंपलिंग में। जी, जी। मैम ओवरऑल जो पॉपुलेशन टीचर्स की बताई वो होगी पॉपुलेशन, हाँ ठीक है, जी। टीचर्स की। जी। सैंपल हो गया वो जो हमने ली है, मतलब पब्लिक टीचर्स ली हैं, हाँ ठीक है, जी, उस तो ये पॉपुलेशन से सैंपल हो हमने गया। और थोड़ा-सा पार्ट लिया है सिर्फ। हाँ जी वो सैंपल हो गया। और हुँ। सैंपलिंग सैंपलिंग वो प्रोसेस है जिसकी यानी जो हमने वो अमल किया है ना पॉपुलेशन में से सैंपल निकालने वाला, जी 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 वो प्रोसेस सही सही सैंपलिंग। मीन्स सैंपल हमने यानी वो क्यों सैंपल, सेलेक्ट किए, हाँ जी, वो ठीक है। प्रोसेस जो हमने वो है वो, क्यों सैम सेलेक्ट किए, वो प्रोसेस किस किस लिए किया, क्यों सेलेक्ट किया, हमने दोनों क्यों नहीं किए? हाँ जी, तो जी वो चीज़ वो जो है हम सैंपल इसमें सिलेक्ट मैम करने के याद लिए। रख सकते हैं जी, कि सैंपल एज अ सैंपल सिर्फ एक नाउन है,
हाँ जी, और जो बिल्कुल सैम्पलिंग ऐसे है ही। वो प्रोसेस है। आईएनजी के बाद वो बिल्कुल वर्ब की शेप में आ गया है, ठीक है? यानी जी, आप जी। अब हाँ जी। उसी सैंपल को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस या अमल है वो सैंपलिंग कहलाता है, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू, समझ आ गई। ठीक है, सैंपलिंग की यहाँ पर अब देखिए सैंपल की डेफिनेशन है स्मॉल पार्ट और क्वांटिटी, ठीक है, इंटेंडेड टू शो व्हाट द होल इज लाइक। यानी वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो पूरी पॉपुलेशन को एक किस्म का रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सैंपल होते वो हैं लेकिन थोड़ा पार्ट होता है वो स्टडी का हमारे, ठीक है? और जो है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग इज़ अ टेक्नीक ऑफ सिलेक्टिंग इंडिविजुअल मेंबर्स, ठीक है? ये वो टेक्नीक है, ये या इसे हम प्रोसेस कह सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। सिंपल वर्ड्स में है ये। तो मैं ये सैंपल और सैम्पलिंग यहाँ मैंने ये बात इसलिए बताई है कि अगर वो चेक करने के लिए सैम्पलिंग पूछते हैं व्हाट इज़ सैम्पलिंग, तो वो लोग फ़ौरन से शुरू हो जाते हैं सैंपल का बताने कि इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हो रिप्रेजेंट द होल, ठीक है, जो सबको ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सैंपल नहीं पूछा गया था, सैम्पलिंग पूछा गया है। सैम्पलिंग आप जैसे ही पूछें आप कहें इट इज़ अ टेक्निक टू सिलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन या इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है? जी मैम। आगे अब मैम सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, यानी अब सैम्पलिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये उन उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने की टेक्निक्स हैं जिसकी बेस पे आप, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसकी बेस पे आप सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन में से, ठीक है? इसलिए इसे सैम्पलिंग टेक्निक्स कहा गया, सैंपल टेक्निक नहीं कहा गया। तो ये 2 तरह की हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आगे इनकी टाइप्स हैं, वो हम इंशाल्लाह कल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा तो वो वीडियो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैम ऐसे क्या ही अच्छा होता कि अगर इन जो हैं तारीफें सारी आपने ऊपर ही लिखी होती नोट्स के, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहना था मैंने हमारे नोट्स के लिए। ऊपर लिखी हुई है, वो मटीरियल अलग है मेरा, वो मैंने ग्रुप में पहले स्टूडेंट्स को दे दिए हैं हैंडआउट्स। जी, ज़रा फिर ये तो आज सिर्फ रीसेंड हेडलाइन दोबारा ही सेंड चाहिए। कर मैम दीजिएगा। प्लीज दोबारा रीसेंड कीजिएगा, चलें वो ठीक नहीं है, मिला। मैंने हैंडआउट्स अलग बनाए हुए हैं, ये मैंने जस्ट स्लाइड्स हैं जो कि लेक्चर टाइम पे मैंने डिस्प्ले के लिए यहाँ पर बनाई हुई हैं, अदरवाइज़ वो हैंडआउट्स अलग हैं, उसमें डिटेल है सबकी, वो मैं आप लोगों को दोबारा सेंड कर दूँगी, जी मैम दोबारा कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है? ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। अब हमारा ज़्यादा यस तो नहीं मैम। यस मैम। होगा, थोड़ा रहता है, चंद स्लाइड्स रहती हैं। मेरी कोशिश है कि मैं कल इंशाल्लाह ये दोनों टेक्निक्स हैं सैम्पलिंग की, 6-7 स्लाइड्स रह गई हैं, ये कल हम कवर कर लें, क्योंकि मैं आहिस्ता-आहिस्ता नहीं पढ़ा सकती। मैंने 2 मंथ्स में जो सब्जेक्ट्स हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैंने आपको कवर करवाने हैं। उसके बाद हमारे पास जितना टाइम होगा ये होगा कि हम रिवीजन करते रहेंगे, हम डिस्कशन करते रहेंगे, टेस्टिंग होती रहेगी जी हमारी, जी मैम, ठीक है? ठीक है। ओके, चलें दुआओं में याद रखिएगा। सो इंशाल्लाह मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। मैम जी